हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो हम बीजांड के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। बीजांड की संरचना में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं ये भी हम आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजांड या ओव्यूल्स की। तो देखिए, बीजांड जो है, हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बीजांड एक्चुअल में उपस्थित कहाँ होते हैं। तो बीजांड कहाँ होते हैं, हमेशा आपको याद रखना है कि ये अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर दोस्तों? ये हमेशा अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। तो पहली चीज तो आपको पता चल गई कि बीजांड या ओव्यूल्स किसके अंदर उपस्थित होते हैं? अंडाशय या ओवरी के अंदर उपस्थित होते हैं। तथा एक अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोगों को लगता होगा कि एक अंडाशय के अंदर केवल एक ही बीजांड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बीजांड के एक अंडाशय के अंदर एक से अधिक भी बीजांड हो सकते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर। बीजांड जो है अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं और एक अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड भी उपस्थित हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, किसी भी प्रकार से अंडाशय के अंदर जो बीजांड उपस्थित होता है उसकी किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था जरूर होती होगी। तो अंडाशय के अंदर बीजांडों की जो व्यवस्था होती है, मतलब जिस प्रकार से व्यवस्थित होता है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं बीजांड न्यास। क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं या बीजांड न्यास कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर जो बीजांडों की व्यवस्था होती है उससे हम बीजांड न्यास या हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, बीजांड जो है एक अंडाकार व श्वेत संरचना होती है। कैसी है? बीजांड की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये देखने में श्वेत रंग की संरचना होती है। अंडाशय में जब भी बात करेंगे बीजांड की, तो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है यह एक गद्देनुमा संरचना से जुड़ा रहता है और इसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यानी आप देखेंगे कि ये हमारे पास बीजांड की संरचना है। इसमें जो बीजांड होता है यह एक गद्देनुमा संरचना के द्वारा अटैच रहता है, जिसे हम कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। तो इस प्रकार से बीजांड जो होता है यह किसी भी प्रकार से अंडाशय के अंदर एक गद्देनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा होता है। इसे ही हम कहते हैं, इस गद्देनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। और इसी अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो बीजांड है ये पोषण को प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीजांड की संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। बीजांड की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास बीजांड की संरचना है। तो बीजांड की संरचना में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं, जिसमें क्रमशः हम आपको बताएंगे यहाँ पे पूरे भागों को। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बीजांड द्वार की, नाम से ही स्पष्ट है कि बीजांड द्वार अर्थात कोई भी बीजांड का ऐसा भाग जहां से बीजांड में एंट्री होती है यानी कि प्रवेश होता है, उस प्रवेश भाग को हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। यानी बीजांड के अंदर यदि कोई भी पोलन ग्रहण या परागकण आकर के यदि अंदर जाएगा तो वो कहां से होकर के जाएगा? बीजांड द्वार से होकर के जाता है, क्योंकि बीजांड के अंदर जो जाने का मार्ग है वही तो है बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार पहला पॉइंट होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि बीजांड की संरचना के नीचे, यानी जो बीजांड का मुख्य शरीर होता है उसके नीचे एक व्रंत या डंठल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। यानी यहां पे आपको यह समझना है, जैसे आप देखते आ रहे हैं कि जो पुष्प की संरचना होती है उसमें भी आपने देखा था कि पुष्प में व्रंत या डंठल होते हैं, तो पुष्प के व्रंत को हम पुष्प व्रंत बोलते थे। उसी प्रकार लीफ में आप देखते हैं कि लीफ का जो व्रंत होता है उसे हम पर्ण व्रंत बोलते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे जो बीजांड का व्रंत है इसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत का मतलब होता है कि बीजांड का जो व्रंत या डंठल होता है जिसके द्वारा बीजांड किसी से जुड़ा होगा उसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है संधि रेखा या उभार। जब भी बात करते हैं संधि रेखा या उभार की, तो देखिए यह एक नाभिका से भी ऊपर बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि होती है। देखिए बीजांड की संरचना का जो मुख्य भाग होता है इसके मध्य भाग में यहां पे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम के ऊपर का भी भाग जो बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि होती है, देखिए यहां तक बीजांड व्रंत है और यहां पे ये वाला भाग हाइलम या नाभिका होता है। तो हाइलम या नाभिका से भी ऊपर आप देख सकते हैं, ये तो हाइलम या नाभिका हो गया। तो इससे भी ऊपर ये जो बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि होती है, ये वाले जो भाग होता है अतिवृद्धि वाला भाग, इसे हम कहते हैं संधि रेखा या उभार।
तो इस प्रकार से आप क्या कहेंगे, संधि रेखा या उभार। इसमें आपको नहीं जाना है, यहां पे ये जो खाली वाला भाग है ये है संधि रेखा या उभार वाला भाग। ये जो दोनों भाग हैं और ये भाग जो है ये कहलाते हैं अध्यावरण। क्या कहलाते हैं, ये अध्यावरण कहलाते हैं। तो बीजांड की संरचना में इस प्रकार से आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं, जिसमें क्रमशः हम सभी भागों को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा भाग है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत बोलते हैं हम किसको, फ्यूनिकल्स को। तो बीजांड व्रंत जो है यह बीजांड का व्रंत होता है, और आपको याद रखना है कि जिसके द्वारा बीजांड अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो इसी बीजांड व्रंत के थ्रू या बीजांड व्रंत के द्वारा ही जो बीजांड होता है ये किससे जुड़ा होता है, अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट रचना है संवहन रज्जु, इसको बोलते हैं वैस्कुलर स्टैंड। तो वैस्कुलर स्टैंड का मतलब देखिए क्या है कि अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए बीजांड व्रंत में एक संरचना पाई जाती है जिससे हम कहते हैं संवहन रज्जु या वैस्कुलर स्टैंड। अब यहां पे आप संरचना देखेंगे बीजांड की, तो इसमें आपको दिखाई देगा, सबसे पहले हमने आपको बताया बीजांड द्वार। तो ये है आपका बीजांड द्वार। देखिए बीजांड की संरचना में ये है आपका बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार का मतलब होता है कि बीजांड की संरचना में जहां से प्रवेश द्वार होता है, जहां से एंट्री होती है किसी भी चीज की, उसको हम कहते हैं बीजांड का द्वार। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वार, या हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। तो सबसे पहले आपने देखा इसमें जो पहला भाग है वो है बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल आपका पूरा ये भाग, यहां से लेकर ये जो नीचे का पूरा बीजांड का व्रंत या डंठल होता है इसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। तो बीजांड का जो व्रंत होता है या डंठल होता है उसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं, और इसी के द्वारा ही बीजांड अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। दूसरा भाग हमने आपको बताया संवहन रज्जु। ये आपको जो मोटी नली दिखाई दे रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो नली है, ये पूरी की पूरी जो नली है इसको हम कहते हैं संवहन रज्जु यानी कि वैस्कुलर स्टैंड। तो वैस्कुलर स्टैंड का मतलब होता है कि यह एक ऐसी रचना होती है जो कि पोषण प्राप्त करने का काम करती है। देखिए ये संवहन रज्जु जुड़ी होती है डायरेक्ट जाकर के, देखिए बाहर कहां जुड़ा होगा, अपरा या प्लेसेंटा होता है। बीजांड की जब संरचना आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ अपरा या प्लेसेंटा होते हैं जिसके द्वारा बीजांड जुड़ा होता है। तो बीजांड की ये जो संवहन रज्जु नामक संरचना है इसी के द्वारा बीजांड जो है अपरा या प्लेसेंटा से पोषण प्राप्त करता है। अब इसके बाद देखिए जो बीजांड का तीसरा प्रमुख भाग है वो कहलाता है संधि रेखा या उभार। यहां पे आप देख सकते हैं अब है हमारे पास संधि रेखा या उभार। तो संधि रेखा या उभार को हम इंग्लिश में रफी कहते हैं। रफी का मतलब होता है कि यह नाभिका से भी ऊपर बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप बीजांड की संरचना में भी देख सकते हैं कि ये जो बीजांड की संरचना है इसमें ये जो मध्य वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका, और नाभिका से भी ऊपर जब बीजांड व्रंत का भाग आगे बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं संधि रेखा या उभार, यानी एक उभार दिखाई देने लगता है, अतिवृद्धि दिखाई देने लगती है जिसको हम कहते हैं संधि रेखा या उभार, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रफी। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे बीजांड का जिसको हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। तो हाइलम या नाभिका की यदि हम बात करते हैं तो देखिए बीजांड का जो मेन बॉडी होता है यानी जो मुख्य शरीर होता है वह बीजांड व्रंत के द्वारा जिस क्षेत्र, जिस भाग या जिस बिंदु से जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं हाइलम या नाभिका। ये देखिए बीजांड की संरचना में यहां से लेकर के इसके जो पूरे के पूरे ऊपर वाला भाग होता है ये बीजांड की मेन बॉडी होती है, और जो नीचे वाला भाग होता है यहां से लेकर के ये पूरा नीचे तक भाग आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंत। तो बीजांड व्रंत का जो भाग बीजांड के मुख्य शरीर से जुड़ा होता है जिस भाग या बिंदु में उसे हम कहते हैं हाइलम या नाभिका। यानी बीजांड की जो मेन बॉडी है ये पूरी मेन बॉडी हो गई। अब ये जो पूरी मेन बॉडी है या मुख्य शरीर जो बीजांड का है यह बीजांड व्रंत के जिस बिंदु से जुड़ता है, यानी यहां पे जुड़ रहा है, देखिए ये बीजांड की मुख्य बिंदु है और ये बीजांड व्रंत का भाग है, तो दोनों जिस जंक्शन पे यानी जहां पे दोनों मिल रहे हैं उस स्थान को हम कहते हैं हाइलम या नाभिका। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट भाग है बीजांड या ओव्यूल्स का जिसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार की यदि हम बात करते हैं तो यह बीजांड का प्रवेश द्वार है तथा पराग नलिका का प्रवेश यहीं से होता है। तो देखिए यहां पे आप देखेंगे कि बीजांड की संरचना में जैसे ही पराग नलिका या पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, जैसे ही अंडाशय के अंदर पराग नलिका आती है वो सबसे पहले बीजांड में प्रवेश करती है, और जो पराग नलिका का प्रवेश होता है कहां पर, अंडाशय के अंदर, वो अलग अलग स्थानों से हो सकता है। तो उस आधार पर इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पराग नलिका मान लीजिए आती है, अब पराग नलिका का प्रवेश यदि निभाग सिरे से होता है तो इसे हम कहते हैं चलाजोगेमी। क्या कहते हैं, इसे हम चलाजोगेमी कहते हैं। लेकिन यदि पराग नलिका मान लीजिए अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो इसे हम कहते हैं मीसोगेमी, और यदि पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो इसे हम कहते हैं पोरोगेमी। तो
तो इस प्रकार से बीजांड द्वार जो होता है यह बीजांड का प्रमुख द्वार होता है। और पराग नलिका का प्रवेश कहां से होता है, तो यहीं से होता है अधिकतर। तो इस प्रकार से बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है निभाग या चलाजा। तो निभाग या चलाजा की यदि हम बात करते हैं तो बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर उपस्थित बीजांड काय ऊतक और अध्यावरण के बीच पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है, निभाग कहलाती है। यहां पे आप इजिली समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, अध्यावरण है, ये बाह्य अध्यावरण है, ये आंतरिक अध्यावरण। बीजांड की संरचना में आपको दो प्रकार के इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण दिखाई देते हैं। तो दोनों अध्यावरण और बीजांड का ये जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं बीजांड का। तो अध्यावरण का भाग हो गया और ये बीजांड का भाग होगा। तो दोनों के जंक्शन का जो ऊपरी भाग होता है इसे हम कहते हैं निभाग। तो ये जो खाली भाग होता है ऊपर साइड इसको हम कहते हैं निभाग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं चलाजा। क्या कहते हैं, निभाग या चलाजा कहते हैं। तो बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर देखिए ये बीजांड द्वार है और इसके जस्ट विपरीत सिरे पर कहां पे, तो अध्यावरण और बीजांड काय के मध्य वाले जो जंक्शन होता है इसी को हम कहते हैं निभाग या चलाजा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अध्यावरण की, जिसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो देखिए बीजांड द्वार जो होता है इसके बाद आप देखेंगे अध्यावरण। अध्यावरण की यदि हम बात करते हैं तो यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है और यह बीजांड में आप देखेंगे कि एक से अधिक अध्यावरण भी हो सकते हैं। तो यह बीजांड का जो होता है, ये जो अध्यावरण होता है, इंटेगुमेंट होता है, यह एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। देखिए अभी आप इसके बाद देखेंगे भ्रूण कोश, जिसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु। तो भ्रूण कोश जो होता है इसको धक्का से बचाने के लिए या इसमें किसी प्रकार से बाह्य आवरण का प्रवेश ना हो इससे बचाने के लिए इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं अध्यावरण। तो ये अध्यावरण होते हैं, आप देख सकते हैं एक अध्यावरण ये है, दूसरा अध्यावरण ये। तो बाहरी वाले अध्यावरण को हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं और जो आंतरिक वाला अध्यावरण है इसे हम कहेंगे आंतरिक अध्यावरण। तो एक अध्यावरण हो सकता है बीजांड के अंदर, दो भी अध्यावरण हो सकते हैं और कभी कभी अपवाद स्वरूप दो से अधिक अध्यावरण भी कई कई प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि अध्यावरण क्या है, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो मुख्य रूप से भ्रूण कोश की सुरक्षा करता है। अब अंत में हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है जो कि है हमारा भ्रूण कोश या जिसको हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, या इसको हम इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो एम्ब्रियो सैक की संरचना आप देखेंगे कि बीजांड की संरचना में एक धसी हुई संरचना होती है बीजांड के अंदर, जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। ये देखिए बीजांड की संरचना के अंदर एक धसी हुई अंडाकार संरचना होती है जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। अब यहां पे यदि आप भ्रूण कोश की संरचना को समझेंगे तो किसी भी भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आपको टोटल कितने केंद्रक दिखाई देते हैं, 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें ऊपर साइड 3 कोशिकाएं होती है और ऊपर साइड की तीनों कोशिकाओं को हम कहते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं इसे हम, एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं ये जो बीच वाली सेल होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। वहीं नीचे की साइड जब आप आएंगे तो यहां भी 3 कोशिकाएं होती है। एक बड़ी सी कोशिका होती है जिसके अंदर एक केंद्रक होता है। ये बड़ी कोशिका को हम बोलते हैं एग सेल या अंड कोशिका बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एग सेल। वहीं आप देखेंगे कि इस एग सेल के बगल में 2 कोशिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं सिनरगिड सेल। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं सिनरगिड सेल बोलते हैं। तो ये सिनरगिड सेल की संख्या हो गई 2, अंड कोशिका की संख्या हो गई 1 और एक जो बीच में कोशिका है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका, और ऊपर जो तीनों कोशिकाएं हैं इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो भ्रूण कोश जो होता है यह एक धसी हुई संरचना होती है बीजांड के अंदर जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। आपको 7 कोशिकाएं नजर आ रही है, ऊपर 3 कोशिकाएं और 3 कोशिकाएं नीचे की साइड 1, 2, 3 और एक बीच वाली कोशिका। तो टोटल नंबर आप सेल कितने हो गए यहाँ पे 7। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि टोटल यदि हम केंद्रकों की संख्या की बात करते हैं तो देखिए ऊपर की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक होता है और बीच वाला जो कोशिका होती है जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं इसमें 2 केंद्रक दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको हम क्या बोलते हैं, बीच वाले केंद्रक को ध्रुव केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। इनको हम कहीं कहीं पे फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। और ये जो बड़ी वाली कोशिका है इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेल। एक सेल के अंदर भी एक केंद्रक होता है
और जो सहायक कोशिका होती है इनके अंदर भी एक एक केंद्रक। तो टोटल देखिए 3 कोशिकाओं के अंदर 3 केंद्रक ऊपर हो गए और नीचे की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक। तो कितने हुए? 3 3 6 हो गए और बीच में 2 केंद्रक। यानी टोटल यहां पे यदि हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 8। और यहां पे सेल की यदि हम बात करते हैं तो 7। तो इस प्रकार से आप बीजांड की संरचना के अंदर देखेंगे कि जो भ्रूण कोश होता है एक धसी हुई संरचना होती है जिसमें आपको 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक नजर आते हैं। और इसी के अंदर आपका ये जो अंड कोशिका होती है इसी के अंदर जो केंद्रक होता है जो कि मादा युग्मक कहलाता है। और यही मादा युग्मक जब नर युग्मक के साथ मिलता है तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बीजांड या ओव्यूल की संरचना होती है इसमें आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बीजांड की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।